हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, निज़ाम एकेडमी चैनल पे आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज हम लोग मुकम्मल उर्दू कवायद को सीखेंगे। ये आपका टीएस यानी टीजी टेट 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपने उर्दू लैंग्वेज ले रखा है तो उसके लिए वीडियो बहुत ही मुफीद होगी, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड, चाहे आप प्राइमरी लेवल पे या अपर प्राइमरी लेवल पे आपने भर रखा है, दोनों के सिलेबस में ये टॉपिक दाखिल है। आप एक बार स्क्रीन पे देख सकते हैं, मोबाइल को लेटा करके लैंडस्केप मोड में देखेंगे, ऐसे आपको वीडियो एकदम क्लियर दिखेगी। इसमें हम देखेंगे वाहिद और जमा बनाने के कायदे क्या हैं, ठीक है। अगर आप कायदे सीख लेते हैं तो कहीं पूछा जाएगा इसकी जमा ये है, तो उस कायदे को इम्प्लीमेंट करके आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसी के साथ जिन्स यानी जेंडर के बारे में सीखेंगे। फिर मुतरादिफ अल्फाज यानी सिनोनिम्स, हम सिनोनिम्स को बनाने के तरीक़े भी सीखेंगे, ठीक है। बहुत ही अहम है ये, क्योंकि आपको पता है आपका जो पहला और दूसरा जो आपका पैराग्राफ आता है, जिसमें कम्प्रीहेंशन यानी आपके तफहीम के सवालात आते हैं, उसमें किसी की जमा पूछी जाती है, ठीक है, और कभी कभी मुतरादिफ पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के बाद आप उसमें मार नहीं खाएंगे, बहुत ज़्यादा आपकी मदद मिलेगी, ठीक है। मुरक्कब अल्फाज यानी कंपाउंड वर्ड्स किस तरह से बनाए जाते हैं, इसका कायदा सीखेंगे। इसमें साबिका लाहिका, जिसको आप सफिक्स और प्रीफिक्स, उर्दू ज़ुबान में सफिक्स और प्रीफिक्स लगा करके किस तरह से नए वर्ड बनते हैं यानी नए अल्फाज बनाए जाते हैं, इसको भी हम सीखेंगे। फिर रोज़मर्रा क्या चीज़ है, कौन से अल्फाज उसमें इस्तेमाल होते हैं। इसी के साथ हम देखेंगे मुहावरे किस तरह से बनते हैं और किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, जिसको हम ईडियम्स कहते हैं। फिर कहावत यानी प्रोवर्ब का इस्तेमाल किस तरह से जुमलों में, किस तरह से फ़िक्रों में उर्दू ज़ुबान में होता है। आगे फ़िक्रा यानी मुरक्कब नाक़िस, जिसको हम फ्रेज़ कहते हैं, वो क्या है। फिर जुमला यानी मुरक्कब ताम, सेंटेंस में फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल, हरफ़ जार, हरफ़ इज़ाफ़त, ये सब का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। फिर हम देखेंगे मुब्तदा और ख़बर। मुब्तदा जिसको हम सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, ख़बर जिसको हम प्रेडिकेट। कोई भी सेंटेंस हो उसमें एक मुब्तदा होता है, एक ख़बर होता है, ठीक है। इस चीज़ को हम जानेंगे। रुमूज़े औक़ाफ़ इससे पहली क्लास में देख चुके हैं, इसको स्किप कर देंगे, ठीक है। तो इतने सारे टॉपिक हैं, एक ही क्लास में हम लोग इंशाअल्लाह कवर करेंगे, ठीक है। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे वीडियो मैराथन की भी बनेगी, क्योंकि मेरा पूरा इरादा है कि आपकी जहाँ तक मेरे हो सके आपकी पूरी हेल्प हो सके, पूरी मदद हो सके, आपका टेट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, इसी के साथ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि आपको समझ में आया कि नहीं। दोस्तों के पास अपने कॉमन ग्रुप में शेयर कर दीजिए, बार बार मैं कह रहा हूँ, ठीक है, और लाइक भी कीजिए, ठीक है। और आगे कोई डाउट है तो आप 9873603812 व्हाट्सएप नंबर है, इससे भी आप राब्ता कायम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। आपका सिलेबस है, ठीक है, अब बहुत ही कम दिन बचा है, अक्सर इसमें से यूनिट पूरी हो गई है, ठीक है। इससे पहली क्लास में इल्म सर्फ़, इल्म नहव हमने देख ही लिया था। अब हम कलिमा, मुस्तकिल कलिमा, गैर मुस्तकिल कलिमा और उनके अक़साम, ठीक है, इसमें जो सब बहुत सारी यूनिटें हैं उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। साबिक़े लाहिक़े आज की क्लास में पूरा हो जाएगा। मुतरादिफ़ ये भी पूरा हो जाएगा। अज़दाद ये भी पूरी हो जाएगी। आगे कहावतें ये भी पूरी हो जाएगी। ज़ुमाना अल्फाज, वाहिद, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, सारी टॉपिक आज की क्लास में पूरी हो जाएगी। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और फिर मेथडोलॉजी की मैराथन में बना दूंगा, सारा सिलेबस उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले इंशाल्लाह इसको कवर करना है। चलिए, आप लोग बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ज़्यादा लोग जब देखते हैं, ज़्यादा कमेंट आता है, पढ़ाने वाले का मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। सबसे पहले जुमले की किस्में,
आपको पता है एक चीज़ होती है मुफरद, जिसको हम सिंगुलर कहते हैं, मुफरद सिंगल चीज़। एक होता है मुरक्कब जो कंपाउंड होता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं मुरक्कब जुमले के अक़साम। पहला आपका मुफरद हो गया, दूसरा मुरक्कब। अब मुरक्कब में जुमले कई तरह के होते हैं। एक होता है बयानिया जुमला यानी बयानिया सेंटेंस, एक होता है इनकारिया, ठीक है, जिसको आप निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक है सवालिया जुमला जिसको आप कहते हैं यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंस, ठीक है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आगे क्या है आपके फिजाइया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हुक्मिया यानी इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। सारा सेंटेंस जैसे आपने उर्दू इंग्लिश ज़ुबान में पढ़ रखा है, उर्दू ज़ुबान में भी वो सारे सेंटेंस होते हैं। चलिए आगे क्या है वाहिद जमा यानी सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। इसमें है तादाद में जब कोई एक चीज़ हो तो उसे वाहिद कहते हैं। जब कोई सिंगल चीज़ हो उसको हम वाहिद कहेंगे। तादाद में जब एक से ज़्यादा चीज़ हो तो उसको जमा कहते हैं। ये तो सिंपल चीज़ है, इसको सिंगुलर और प्लूरल कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे आप मिसाल देख सकते हैं, जैसे किताब, आपको एक किताब दिख रही है, आगे किताबें, ठीक है, किताब के आगे या और नून, ऐसा नून जिसके पेट में नुक्ता नहीं, ठीक है, ए वाले होते हैं। किताबें ए जमा है, देखिए कई किताबें हैं। जैसे पेंसिल है, पेंसिलें, ठीक है, बहुत सारी पेंसिल हैं। तो ये वाहिद और जमा की मिसाल है। अब तो मिसाल हम जान लिए। अब वाहिद से जमा बनाते वक्त लफ्ज़ की शक्ल देखें। अब हम वाहिद से जमा यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कवायद सीखेंगे। अगर हम कवायद सीख लेते हैं तो काफ़ी हद तक हमें मदद मिलेगी, क्योंकि हम कहाँ तक ग्रामर रटते रहेंगे, ठीक है। जैसे देखा आपने घोड़ा, यहाँ अलिफ को ड्रॉप करके रे यानी बड़ी वाली या लगा दिया ए, ठीक है, घोड़े हो गया। आगे है दायरा, इसको हा को ड्रॉप किया, आगे बड़ी या लगा दिया, क्या हो गया दायरे। आगे है लड़का, उसके बाद ए लड़का, ठीक है, अलिफ को ड्रॉप करके बड़ी या लगा दिया तो हमारा लड़के हो गए। चमचा, ए भी हा को ड्रॉप करके बड़ी या लगा दिया ए वाली तो हमारा चमचे यानी जमा बन गया, सिंगुलर से प्लूरल बन गया, ठीक है। चलिए वाहिद से जमा, वाहिद से जमा जुमले की शक्ल में। अब देखिए जुमला किस तरह से इस्तेमाल होता है। घोड़ा दौड़ रहा है, एक घोड़ा है तो दौड़ रहा है, ठीक है। आगे घोड़े दौड़ रहे हैं, जब जमा है तो रहे हैं, ठीक है। लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं। यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाने में सेंटेंस की शक्ल भी बदल जाती है, क्योंकि उर्दू ज़ुबान बहुत मीठी ज़ुबान है, उर्दू में बहुत ज़्यादा अदब है, ठीक है। खेल रहे हैं, और इसी के साथ आप देखेंगे अगर किसी का हमें अदब कर रहा है तो क्या मेहमान आ रहा नहीं कहते, मेहमान आ रहे हैं, ठीक है। उस्ताद खड़े हैं, क्या है, ये भी यूज़ करते हैं, यानी जमा बनाकर भी यूज़ करते हैं, उर्दू ज़ुबान की खासियत है। बच्चा पढ़ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जमा में भी इस्तेमाल करेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, जब हम किसी का अदब करते हैं, रिस्पेक्ट में, एहतराम में भी हम यानी जमे की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ठीक है। वाहिद के आखिर में या हो तो उसकी जमा। अब देखिए, अब यहाँ से हम कायदा सीखते जाएंगे। अगर कहीं आखिर में या है यानी छोटी या, तो उसको जमा बनाने के लिए अलिफ और ए नून, ऐसा नून जिसके पेट में नुक्ता नहीं रहता बीच में, ठीक है, जिसको हम गुन्ना कहते हैं, ठीक, नून गुन्ना, ठीक है। लड़की, अब क्या हम बनाएंगे, अलिफ और यानी नून बढ़ा कर क्या बना देंगे, लड़कियाँ। आगे है कली, कली से क्या हो गया, कलियाँ। खिड़की से क्या हो गया, खिड़कियाँ। गली से क्या हो गया, गलियाँ, ठीक है। चलिए देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो लाइक भी करें, कमेंट ज़रूर करें और शेयर कर दीजिए ग्रुप में, ताकि और लोग फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब एक कायदा बनाने का है वाव और नून गुन्ना, यानी वाव
اور نون، ایسا نون جس کے جو بغیر نقطہ کا ہو، ٹھیک ہے، لگا کر بھی جمع بنائی جاتی ہے، جیسے لوگ کو لوگوں، ٹھیک ہے، واو اور نون، ٹھیک ہے، گھر کا گھروں، یہ بھی ایک قاعدہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ آگے کیا ہے، اے لگا کر کے، یعنی حمزہ اور یا اور اے نون، کون نون؟ جس میں نقطہ نہیں ہوتا، یعنی اے لگا کر کے بھی جمع بنتی ہے، جیسے دوا سے دوائیں، دعا سے دعائیں، گھٹا سے گھٹائیں، صدا سے صدائیں، ٹھیک ہے۔ اس رول کو اگر آپ یاد رکھیں گے تو بہت مدد ملے گی، نہیں تو بغیر رول کے رٹتے چلے جائیں گے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ سسٹمیٹک طور پہ اگر آپ پڑھیں گے چیزوں کو تو زیادہ سمجھ میں آئیں گی۔ آگے ہے یا اور وہی نون بغیر نقطہ والا، ٹھیک ہے، نون گنہ، یا لگا کر بھی جمع بنانے کی مثال، جیسے شام کا شامیں، رات کا راتیں، راہ کا راہیں، خبر کا خبریں، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، فارسی قاعدے کے مطابق جمع کی مثال ہے۔ آپ کو پتہ ہے اردو زبان جدید ہندوستانی زبان کا حصہ ہے۔ آپ کے شیڈول 8 میں 22 زبانوں میں سے ایک زبان اردو زبان میں بھی ہے۔ اردو زبان کے الفاظ عربی، فارسی اور کچھ ہندوستانی زبان جو کہ ہندی سے لے کر کے ایک نئی زبان بنی جو کہ اردو کہلائی، ٹھیک ہے۔ ہم میتھڈولوجی میں یعنی طریقہ تدریس میں ایک چیپٹر ہے، اس کو سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آگے ہے خیال، ٹھیک ہے، آگے کیا ہے، خیال کا خیالات، یعنی الف اور لمبی والی تا لگا کر کے بھی جمع بنتا ہے، مرد سے مرداں، الف اور نون، سوال سے سوالات، شب سے شباں، احساس سے احساسات، درخت سے درختاں، ٹھیک ہے۔ چلیے، عربی قاعدے کے مطابق جمع کی مثال، عربی قاعدے کے مطابق جیسے قسم سے اقسام، شعر سے اشعار، یہ کیا ہے، عربی قاعدے کے مطابق ہے۔ عربی قاعدے کے مطابق جمع کی مثالیں کچھ اور دیکھ لیتے ہیں، بار بار پوچھی جاتی ہیں۔ تصویر سے تصاویر، ٹھیک ہے، حاکم سے حکام، ذریعہ سے ذرائع، شاعر سے شعراء، امیر سے امراء، رسالہ سے رسائل، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ واحد جمع بنانے کا قاعدہ اور فارسی اور عربی کے اکارڈنگ کس طرح سے جمع بنتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا۔ ایک بار کمنٹ باکس میں بتائیں سمجھ میں آیا کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ آگے جنس، جس کو ہم جینڈر کہتے ہیں۔ جنس کی دو قسمیں ہیں، ایک جنس حقیقی، ایک جنس غیر حقیقی، ٹھیک ہے۔ اس کو اس سے پہلی کلاس میں بھی ایک بار دیکھ چکے ہیں، چلیے ریویژن ہو جائے گا۔ جنس حقیقی جاندار چیزوں کے یعنی نر مذکر اور مادہ مؤنث جوڑے کو جنس، ایسی جنس جس کے مقابل میں اس کا جوڑا موجود ہو اس کو ہم جنس حقیقی کہتے ہیں، جیسے مرد مرد کا جوڑا، عورت مرد عورت، ٹھیک ہے، بکرا بکری، ٹھیک ہے، گائے کیا نام ہے، بھینس بھینسا، گائے بیل، یہ سب کیا ہے، جنس حقیقی ہیں، جیسے لڑکا لڑکی، مرغا مرغی، مرد عورت وغیرہ، ٹھیک ہے۔ چلیے، اب جنس غیر حقیقی کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ بے جان چیزوں کے مذکر مؤنث جوڑے کو جنس غیر حقیقی کہتے ہیں، جیسے آگے ہے ہوا، کرسی، دنیا، ندی، ٹھیک ہے، اخبار، جہاز، پیڑ، پرندے، ٹھیک ہے، زنجیر، مٹی، گھٹا، کتاب، کاغذ، آسمان، قلم، یہ سب کیا ہے، یہ جو ہے جنس غیر حقیقی کی مثالیں ہیں۔ آگے چلیے، مذکر یا مؤنث کے مطابق اب ہمیں کیا چیز سیکھنا ہے، مذکر مؤنث، ٹھیک ہے، یعنی میسکولن فیمینن کے اکارڈنگ فعل بھی لایا جاتا ہے، جیسے ہوا چل رہی تھی،
हवा के साथ चल। अब हवा को हम मुअन्नस मानते हैं, इसलिए चल रही थी, हवा चल रहा था नहीं कहते। घटा छाई हुई थी, घटा छाया हुआ था नहीं कहते। नदी पहाड़ से उतरती है, नदी पहाड़ से उतरती है यानी वहाँ से निकलती है। नदी क्या है, ये मुअन्नस है इसलिए उतरती है कह दिया। जंजीर खनकी, ठीक है। कुर्सी टूट गई, कुर्सी मुअन्नस हो गई। हर तरफ मिट्टी उड़ने लगी, तो मिट्टी क्या है, मुअन्नस है इसलिए उड़ने लगी कहा गया। और देखिए लड़का आया, लड़का क्या है, मुज़क्कर है इसलिए आया। उसने अखबार पढ़ा, ठीक है। पढ़ा क्यों, क्योंकि लड़के के बारे में है। जहाज़ उड़ गया, जहाज़ मुज़क्कर है इसलिए उड़ गया, जहाज़ उड़ गई नहीं बोलते। पेड़ हरा हो गया, तो पेड़ क्या है, मुज़क्कर है। परिंदा मुंडेर पर बैठा था, तो परिंदा क्या है, मुज़क्कर है। कागज़, ठीक है, फटा हुआ था, तो कागज़ क्या है, ये आपका मुज़क्कर है। मुतरादिफ अल्फाज जिसको हम सिनोनिम्स कहते हैं, वो अल्फाज जो माना में एक दूसरे से मिलते जुलते हों, उन्हें मुतरादिफ अल्फाज यानी सिनोनिम्स कहा जाता है। और अब सिनोनिम्स की कुछ मिसालें देख लेते हैं। उनकी ज़िंदगी आयश व आराम में गुजरी। सिनोनिम्स का इस्तेमाल करके हम किसी भी ज़ुबान में खूबसूरती पैदा कर सकते हैं, यही खूबसूरती उर्दू ज़ुबान की भी है। उनकी ज़िंदगी ऐश व आराम, दो लफ्ज़ हैं, दोनों क्या हैं, मुतरादिफ हैं। इत्तेहाद व इत्तेफाक ही से कौम तरक्की करती है, कौम हो, घर हो, इलाका हो, ठीक है। इत्तेहाद व इत्तफाक दोनों मुतरादिफ हैं, ठीक है। देखिए आप देखेंगे आज मुस्लिमों के क्या हाल है, फ़िरक़ा में कोई देवबंदी है, कोई बरेली है, कोई जमात इस्लामी है, कोई अहले हदीस है, और हैदराबाद में तो एक मेहदवी हैं, ठीक है। सारे फ़िरक़े अपनी अपनी बातें करके आज जो है जमात वाले हैं ये भी अलग अलग फ़िरक़े बन गए, ठीक है। कोई शूरा वाला है तो कोई हज़रत वाला है। इससे क्या होता है कि वो कमज़ोर हो जाता है। आज मुस्लिम हर जगह मार खा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनके अंदर इत्तेफाक नहीं है, इत्तेहाद नहीं है। एक घर के लोग इत्तेफाक इत्तेहाद की कमी से जूझ रहे हैं। इसलिए अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि एक भी हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीं। खुर्शीद मुबीं यानी रोशन सूरज, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। तारे आसमान में बहुत दिखते हैं, लेकिन बहुत हैं, लेकिन अलग अलग हैं, इसलिए कोई उनकी वक़ात नहीं है, वक़ार नहीं है। यही हाल मिसालों, यही हाल मुस्लिमों की भी हो गई, ठीक है। तो बस बात आ गई, मैंने कह दिया, क्योंकि इससे बहुत तकलीफ़ होती है। हम अपने नहीं है, हमारे यहाँ का नहीं है, हमारे मसलक नहीं है, हमारे मज़हब का नहीं है, हमारे सोच का नहीं है, तो सब एक ही अल्लाह की इबादत करते हैं, एक ही नबी को मानते हैं। सिर्फ आइडियालॉजी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस सबके अंदर पाया जाता है। कोई किसी चीज़ को फॉलो करता, कोई किसी चीज़ को, लेकिन इबादत एक अल्लाह की करते हैं। तो हमें एकजुट रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आदमी का ईमान कमज़ोर हो जाता है इसकी वजह से, ठीक है। इसी वजह से इत्तेफाक होता है। कहा जाता है क़ुव्वत ईमा पहले फ़ना होती है, फिर किसी कौम की इज़्ज़त पे ज़वाल आता है, ठीक है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिन्हें ना हो खुद अपनी हालत के बदलने का ख़याल। खुद नहीं बदलेंगे तो अल्लाह ताला आसमान से आकर नहीं बदलता। चलिए, कुछ बात आई तो मैंने कह दी। चलिए, अगर आपको बुरा लगा तो माज़रत चाहते हैं। आगे चलिए। ऐसा तो मेरे ख्वाब व ख़याल में भी नहीं था। ख्वाब व ख़याल क्या है, दोनों मुतरादिफ है। मेल मिलाप, खुलूस और हमदर्दी इंसान के अखलाक को उजागर करते हैं। मेल मिलाप क्या है, ये मुतरादिफ है, ठीक है। उन्होंने मुकाबले में बढ़ चढ़ दोनों क्या मुतरादिफ है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चलिए आगे हैं एंटोनिम्स, जिसको हम ज़िद यानी मुतज़ाद कहते हैं, जो एक दूसरे की ज़िद होती है। वो अल्फाज जो माना में एक दूसरे की ज़िद हों, उन्हें हम मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं, ठीक है। चलिए, मुतज़ाद अल्फाज की कुछ मिसालें हैं। सुबह होती है, शाम होती है, ठीक है।
ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। तो सुबह और शाम दोनों क्या हैं? ये मुतज़ाद हैं। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। उतार चढ़ाव क्या है? ये एक दूसरे की ज़िद हैं। तुम्हें अच्छे बुरे की पहचान है कि नहीं? अच्छे और बुरे दोनों क्या हैं? एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। ज़िंदगी खैर और शर का मजमुआ है। खैर और शर का ये चलो मजमुआ है, ठीक है। खैर और शर क्या है? मुतज़ाद है। तिजारत में नफ़ा और नुकसान तो लगा ही रहता है, जाहिर सी बात है। नफ़ा नुकसान दोनों क्या हैं? एक दूसरे की ज़िद हैं। अब हम कंपाउंड वर्ड देखेंगे, यानी मुरक्कब अल्फाज देखेंगे, ठीक है। दो मुख्तलिफ माना रखने वाले लफ्ज़ों के मिलने से जो नया लफ्ज़ बनता है उसे हम कंपाउंड वर्ड यानी मुरक्कब लफ्ज़ कहते हैं। इसको भी जानना हमें बहुत ही ज़रूरी है। जैसे घोड़ा, अब घोड़ा के आगे गाड़ी लगा दिया, घोड़ा गाड़ी, यानी जो घोड़े से गाड़ी चलती थी अब तो इसका कंसेप्ट ख़त्म हो रहा है। गांव देहात में या भट्ठे वगैरह पे मिल जाता है, ठीक है। घोड़ा गाड़ी, ठीक है। घोड़े आगे बंधे रहते थे, पीछे गाड़ी लगी रहती थी। डाक घर, डाक अलग है, घर डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस हो गया। यानी पनचक्की, ठीक है। पन मतलब पानी और चक्की यानी पानी वाली चक्की। इबादत खाना, इबादत और प्लस खाना दोनों मिलकर के एक नया हो गया जहाँ हम इबादत करते हैं। मस्जिद को भी ले सकते हैं इसमें। शीश महल, शीश और महल दोनों मिलकर के आलीशान महल को कहते हैं। घोड़सवार यानी घोड़े पर सवार होने वाला, ठीक है। अब देखिए ये बनता कैसे है? साबिका और लाहिका, यानी किसी जो ओरिजिन यानी जो असल लफ्ज़ है उसके आगे या पीछे कुछ लफ्ज़ ला करके नया लफ्ज़ बनाया जाता है। एक होता है सफिक्स, एक होता है प्रीफिक्स। पहले लाया तो सफिक्स, बाद में लाया तो प्रीफिक्स। जैसे हम हिंदी में कहते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। चलिए, साबका बामाना अल्फाज से पहले लगने वाले हुरूफ या अल्फाज को साबिका कहते हैं। लाहिका बामाना अल्फाज के बाद आने वाले हुरूफ को लाहिका कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम साबिका की मिसालें देखते हैं। उसे इस बात की खबर नहीं थी, ठीक है। अब हम साबिका ला करके नए अंदाज में कहेंगे, वो इस बात से बेखबर था। हो गया ना? तुम ये काम आसानी से कर सकते हो, तुम ये काम बाआसानी बा लगा करके क्या है? साबिका लगा करके थोड़ा छोटे में हो गया। मैं इस शख्स को नहीं जानता, वो शख्स मेरे लिए अनजान है। बात एक ही है, ठीक है। तो इस तरह से साबिका लाहिका यही चीज़ मार्फोलॉजी है। क्या है? मार्फोलॉजी, क्योंकि आपको पता है जिसको इल्म सर्फ कहते हैं, ठीक है। मार्फोलॉजी याद रखिएगा इसको, ठीक है। अहमद और मैं एक ही जमात में हैं। अहमद मेरा हम जमात है, बात एक ही हो गई, छोटे में हो गया। मैं इस जगह वक्त पर पहुंचा, मैं इस जगह बर वक्त पहुंचा, ठीक है। उसकी किस्मत अच्छी है, ओह खुश किस्मत है। इस जदवल यानी टेबल को देखिए, क्या है? पहला जुज़ क्या है, दूसरा जुज़ क्या है? खबर नहीं, बेखबर, ऐसे कह देते हैं, यानी साबिका लाहिका मिला करके। आसानी से बाआसानी, नहीं जानता अनजान, एक ही जमात में हम जमात, वक्त पर बर वक्त, अच्छी किस्मत खुश किस्मत, ठीक है। चलिए लाहिका की मिसाल जो बाद में लाते हैं, ठीक है, यानी सफिक्स क्या है? शान प्लस दार, शानदार। जान प्लस दार यानी जानदार। ईमान प्लस दार, ठीक है, ईमान रखने वाला। पान दान, जिसमें पान वगैरह थूकते हैं, ठीक है, या पान रखते हैं, ठीक है। पान थूकने को तो उगल दान कहते हैं, ठीक है। इत्र दान, जिसमें इत्र रखते हैं। गुलदान, जिसमें फूल रखते हैं। अक्लमंद, अक्ल प्लस मंद यानी जो ज़हीन इंटेलिजेंट हो, ठीक है।
ضرورت مند یعنی جو تھوڑا غریب ہو، جو حاجت مند ہو، دولت مند ٹھیک ہے جو مالدار ہو، تو اس طرح سے بھی ہم بناتے ہیں۔ لاحقہ کی کچھ اور مثال، کار پلس گر ٹھیک ہے، کارگر، ستم گر ٹھیک ہے، جادوگر ٹھیک ہے۔ آگے ہے خطر پلس ناک یعنی خطرناک، غمناک، المناک، سائنس داں یعنی جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں، سیاست داں پولیٹکس والے، اور نکتہ داں ٹھیک ہے۔ اس طرح سے داں داں ملا کر کے کیا ہے نیا لفظ بناتے ہیں۔ ایک آپ نے پڑھا ہوگا یعنی سلینگ فلیزز یعنی روزمرہ ایسے فقرے جنہیں روزانہ کی بات چیت میں خاص موقعوں پر اور خاص معنوں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، اسے روزمرہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے۔ روزمرہ کی مثالیں اللہ قسم، سچ کہہ رہی ہوں، کہتے ہیں نا اللہ قسم، بات بات میں بہت لوگ بولتے ہیں۔ انہوں نے تو جھوٹے منہ بھی مجھے روکنے کے لیے نہیں کہا۔ اب کوئی اپنے رشتہ دار میں یا اپنے دوستوں کے ہاں ملنے گیا، کچھ کہا ہی نہیں کہ رکیے کھانا کھا کے جائیے جناب، کھانا کھا لیجئے بن رہا، کچھ نہیں کہا، یعنی جھوٹے منہ بھی نہیں کہا۔ ایسا تو دن رات ہوتا رہتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ روزمرہ کی مثالیں ہیں۔ آگے ایک ہے ایڈیمز یعنی محاورے، وہ الفاظ جو فعل پر ختم ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اپنے لغوی معنی سے مختلف معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں، انہیں محاورے کہتے ہیں۔ لغوی میں کچھ ہیں لیکن مراد کچھ اور لیا جاتا ہے۔ اب ہم محاورے کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ بہت دن بعد نانی سے مل کر آنکھیں بھر آئیں، یعنی بہت دنوں کے بعد ننیہال میں گئے، نانی کو دیکھ کر کے آنکھیں بھر آئیں یعنی رونا آ گیا۔ حقیقت سامنے آنے پر وہ بغلیں جھانکنے لگا، یعنی شرمندہ ہو گیا کہ اب کیا کریں یار ٹھیک ہے۔ آپ سے مل کر دل باغ باغ ہو گیا، یعنی بہت خوش ہو گئے۔ آنکھیں بھرانا رنجیدہ ہونا، بغلیں جھانکنا شرمندہ ہونا، دل باغ باغ ہونا بہت خوش ہونا ٹھیک ہے۔ یہ محاورے کا کمال ہے۔ محاورے جب استعمال ہوتے ہیں کسی بھی زبان میں تو اس میں جان پیدا ہو جاتی ہے ٹھیک ہے۔ چلیے ایک ہے پروورب جس کو ہم کہاوت کہتے ہیں۔ کہاوت اور فقرہ جملہ یا قول جسے بعد میں زور پیدا یعنی بعد میں اور بات میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کہاوت کے پیچھے کوئی واقعہ یا کہانی ضرور ہوتی ہے۔ جیسے لومڑی نے کہا انگور تو بہت کھٹے ہیں لیکن کھٹے ہیں ٹھیک ہے۔ انگور تو بہت ہیں لیکن کھٹے ہیں۔ اب جیسے لومڑی کیا ہے، اس کو انگور نہیں ملا تو اس نے کہہ دیا انگور کھٹے ہیں، تو ایک اس کے پیچھے ایک واقعہ رہتا ہے ٹھیک ہے۔ اور کچھ مثالیں لے لیتے ہیں۔ جیسے ایک اور مثال جو میرے ذہن میں آ رہی تھی میں آپ کو بتاتا، جیسے کہتے ہیں اپنے پیر میں کلہاڑی مارنا ٹھیک ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ پیر میں کلہاڑی مارنا۔ اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک انسان بکری یا بکرا لے کر کے جنگل میں جا رہا تھا۔ اب جنگل میں پہنچتے گیا، اب پہلے لوگ جنگل میں جاتے تھے، بھوک لگتی تھی، جو جانور لیتے تھے اسی کو مار کر کے ذبح کر کے بھون کر کے کھا لیتے تھے۔ کہ کیا ہوا کہ اس کو کہیں چھری نہیں مل رہی تھی جس سے ذبح کرے، تو آپ دیکھیں گے بکریاں جب چلتی ہیں تو کچھ دور کے بعد پھر جیسے جب تھک جاتی ہیں تو اپنے پیر سے زمین کو کریدنے لگتی ہیں، تو وہ زمین سے جب کرید رہی تھی تو اس میں سے چھری نیچے دبی تھی نکل گئی۔ تو وہی کہتے ہیں کیا اپنے پیر میں کلہاڑی مارنا، خود ہی مصیبت مول لے لیا، اس کو ذبح کر کے کھائے۔ تو اسی طرح سے پیچھے ایک واقعہ چھپا رہتا ہے ٹھیک ہے۔ چلیے آسمان سے گرا کھجور سے اٹکا، ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنسنا، ابھی دلی دور ہے، کام پورا نہیں ہوا یا مقصد پورا ہونے میں دیر ہے۔ اسی کو فارسی میں کہتے ہیں ہنوز دلی دور است۔ اس کے بھی پیچھے ایک واقعہ ہے کہ جب حضرت نظام الدین اولیاء سے اور یہ جو تغلقآباد ایک جگہ ہے وہاں کا بادشاہ یعنی تغلق جو تھا، اب اس میں دونوں میں جب انبن ہو گئی، اس نے کہا کہ ہم آتے ہیں نظام الدین کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے۔
وہ اللہ والے تھے, ان کے ماننے والے بہت تھے, ٹھیک ہے. تو اب دلی کے ایک علاقہ تغلق آباد ہے کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا, یہ کس نے کہا تھا؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا تھا, ان کی درگاہ بھی دلی میں ہے, کہ ہنوز دلی دور است, ابھی دلی دور ہے, یعنی آپ دلی پہنچ ہی نہیں سکتے. اور واقعہ ایسا ہوا کہ جب وہ بادشاہ دلی کے قریب پہنچا تو لکڑی کے محل اس کے استقبال میں بنائے گئے, جو تغلق آباد اسی کے نام سے بسا ہے. وہاں پہنچے, وہاں اس محل میں جاتے ہی محل پتہ نہیں کیسے گر گیا, اسی میں وہ مر گئے. یعنی دلی نہیں پہنچ سکے, یعنی نظام الدین اولیاء سے نہیں پہنچ سکے, ان سے مل نہیں سکے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بری نیت سے جا رہے تھے. تو انہوں نے کہا تھا ہنوز دلی دورست, یعنی کام پورا نہیں ہے یا مقصد پورا ہونے میں دیر ہے, ٹھیک ہے. تو ہر ایک محاورے کے پیچھے ایک واقعہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات, زندگی کے تھوڑے دن آرام و چین سے گزرے ہیں, اس کے بعد پھر وہی مصیبتیں, ٹھیک ہے. مان نہ مان میں تیرا مہمان, کوئی زبردستی کسی کے یہاں پہنچ جائے کہ میں تیرا مہمان ہوں, کھانا بناؤ, کھانا کھلاؤ, یعنی اپنے آپ کو کسی پر زبردستی مسلط کرنا. جیسی کرنی ویسی بھرنی, جیسا عمل کرو گے ویسا ہی پھل پاؤ گے, ٹھیک ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ, جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ. بہت مشہور ہے, سب لوگ کہتے ہی ہیں. ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا, کام کرنا نہ آتا ہو اس لیے اس کام ہی کو خراب بتانا. کوئی اب کسی کو کوئی ایگزام جیسے دیتا تھا, مان لو ٹیٹ کا ایگزام دیا 2-3 مرتبہ, نکلا ہی نہیں, کیونکہ اس کا ایک لیول ہے. کسی نے کہا بھائی تم بی ایڈ کیے ہو, ایگزام کیوں نہیں دیتا؟ نہیں میں ایسا نہیں دیتا, میں آگے پڑھوں گا, میں پی ایچ ڈی کروں گا. تو اسی پہ آپ کہہ سکتے ہیں ناچ نہ آنے جانے آنگن ٹیڑھا, یعنی نکل تو رہا نہیں ہے کہ آپ پی ایچ ڈی کریں گے, نیٹ نکالیں گے. چلیے آگے ہوتا ہے فقرہ, جس کو ہم فریز کہتے ہیں, ٹھیک ہے. مرکب ناقص, لفظوں کا وہ مجموعہ جو ایک خاص ترتیب میں کسی قدر بامعنی ہونے کے باوجود مکمل نہ ہو, یعنی اس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے, اس کو ہم فقرہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. فقرہ کی کچھ مثالیں ہیں, یعنی جذبات کی عکاسی شام سے پہلے گائی جاتی ہے, مشاہدے کی گہرائی, محبت کا پیغام. یہ سب کیا ہے؟ پوری بات سمجھ میں نہیں آتی, اسی کو فقرہ کہیں گے. اب ہم سنٹینس یعنی جملہ, یعنی مرکب تام, الفاظ کا وہ مجموعہ جس سے بات مکمل واضح ہو, یعنی کوئی لفظ کوئی کہے, کہنے والے کے بعد کوئی کچھ کہنا کرنا وغیرہ پتہ چلے, اس کو ہم جملہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جملہ. آگے کیا ہے؟ جملے کی مثال ہے جذبات کی عکاسی, جو ابھی بتایا گیا تھا فقرہ, اس کو جملے میں کس طرح سے استعمال کرتے ہیں آپ زیادہ سمجھ پائیں گے. ناول میں جذبات کی عکاسی ضروری ہے, یہ کیا ہے؟ پورا جملہ ہو گیا. اب یہ دیکھیے فقرہ تھا, یعنی شام سے پہلے, مجھے شام سے پہلے ہی ایک کام مکمل کر لینا ہے.